हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से हम आपके लिए वीडियो लेकर आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स मेथड्स। ये जो कोड है वो है BCA 0505। ठीक है, BCA 0505 आपका BCA फिफ्थ सेमेस्टर में ये लास्ट एग्जाम होता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हम बताएंगे, जो कंसेप्ट, क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे पर जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे वो आप कर लीजिएगा। इजी है, कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे मेन पॉइंट तो ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, BCA फिफ्थ सेमेस्टर में पहले कैलकुलेटर यूज़ नहीं था, ठीक, नहीं करते थे। अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड में हमारे पास 4 यूनिट होती है। आपको पता है कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है वो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरी मतलब कि आपको पूछा जाएगा कि इसकी मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स क्या होती है। किसी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है किसी कंसेप्ट पर, तो आपने जो इसकी थ्योरी वाला जो पार्ट्स है वो भी आपने कवर करने हैं, क्योंकि 20 नंबर के कई बार थ्योरी के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं 4-4 नंबर के। तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 7 चैप्टर है। पहली यूनिट में 3 चैप्टर है, ठीक है, दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर है, तीसरी यूनिट में 1 चैप्टर है, चौथी यूनिट में भी 1 चैप्टर है। तीसरी यूनिट में 2 एक्सरसाइज है, चौथी यूनिट में भी 2 एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज, चौथी यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, तीसरी से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरी से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, पहली से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो पहली यूनिट है वो थोड़ी 3 चैप्टर की, थोड़ी लेंथी भी है पर इजी है। सारे जो यूनिट है वो इजी है। ठीक है, तो पहली यूनिट में जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो कंसेप्ट बनते हैं वो बनते हैं। इसमें जो है बेसिकली वो है मीन है आपका, मीडियम है आपका, ठीक है, मोड है, मीन डाइवर्शन है। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट आपके मीन बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहाँ से कई बार आ जाता है, इसमें आपको हार्मोनिक मीन भी आएगा, जियोमेट्रिक मीन भी आ सकता है। तो जो अर्थमेटिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, मीडियन है, वो क्वेश्चन तो इजी है, वो आप लोगों ने पहले भी किए हैं। ठीक है, 3 मेथड है, तीनों मेथड में से आप जो मेथड आपको ठीक लगता है उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं, आपको कैलकुलेटर अब अलाउ है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी हर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पर कैलकुलेटर से करेंगे तो ठीक ही रहेगा, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन जल्दी भी होगा और उसका फॉर्मूला जो है वो याद रखने का तरीका भी छोटा सा ही फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड के लिए हर जो फॉर्मूला है वो छोटे ही है डायरेक्ट मेथड के लिए। बाकी इसमें मैं आपको बता रहा था जैसे कि इसमें मीन है आपका क्वेश्चन, जहाँ से मीन का क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको मीडियन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको पार्ट्स में आएंगे कि पहला पार्ट है A B, यहाँ से आ गया मीडियन निकालने के लिए 5 नंबर का। ठीक है, यहाँ से आ गया आपको मीन निकालने के लिए 5 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको यहाँ से हो जाएगा कि मॉड निकालो इसका, मीन डाइवर्शन निकालो। ठीक है, मीन डाइवर्शन निकालो। ठीक है, यहाँ से आपको 5वां नंबर का आ सकता है, या एक क्वेश्चन आ सकता है मॉड निकालने के लिए, एक क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का। ठीक है, यहाँ से मीन निकालने के लिए आ सकता है आपको 10 नंबर का। ठीक है, आपको एग्जामर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे डालता है। तो फर्स्ट यूनिट से यही आपके जो मेन कंसेप्ट है वो बनते हैं आपके मीन, मॉड, मीडियन, मीन डाइवर्शन। और इसमें एक और कंसेप्ट है जिसमें हम निकालते हैं परसेंटाइल निकालते हैं। और मैं आपको भी बताता हूँ कि कौन सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो इसमें थ्योरी वाला जो सेक्शन है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, उसकी मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स क्या होती है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, बाकी यही इसमें मीन डाइवर्शन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, मीन डाइवर्शन से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, 3 चैप्टर है तो 3 चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरी यूनिट जो है आपकी वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको संभावना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं, पर क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वालों को आपने क्या करना है, इसमें जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट जो क्वेश्चन है, और इसमें एक और कंसेप्ट है आपका प्रोबेबिलिटी में, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हो गया, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगी, वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी से।
प्रोबेबिलिटी में आपने इतना ध्यान नहीं देना है, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके का आ गया है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक प्रोबेबिलिटी हो गया और दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में आपने सिर्फ क्या करना है, एक ही चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो इजी है, दोनों एक्सरसाइज आपने करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर क्वेश्चन बुक में से आएगा पर वैल्यूज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इजी है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है उसी की बेस पर जो है अगला जो आपका यूनिट है, यूनिट 3, वो आपको समझाएगा। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर किया होगा, तभी आपकी यूनिट 3 होगी, क्योंकि जो इसमें यूनिट 3 में जो क्वेश्चन है ना वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही, कंसेप्ट पर ही बेस है। इजी क्वेश्चन है, जब आपको ट्राई करेंगे तो 2 ही एक्सरसाइज है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरह से जो लास्ट यूनिट है इसमें सिर्फ एक ही या 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। कोरिलेशन निकालने के लिए होता है, कि रेंज निकालने के लिए होता है, सॉरी रैंक निकालने के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो है कोरिलेशन निकालने के लिए होता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको आ जाता है रैंक निकालने के लिए, कि इसकी रैंक निकालो, कैलकुलेट करो कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसमें भी 2 एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज में भी 40 के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन करके जाएंगे, फॉर्मूला करके जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो 10 नंबर पक्के हैं, 10 नंबर का आएगा। 4th यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 10 नंबर का, दूसरा भी 10 नंबर का। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इस चौथे यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप एकदम से कर पाएंगे। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपने अच्छे से करनी है क्योंकि आपका सब कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप यूनिट 4 को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी इतना कठिन जो है, इतना सिलेबस नहीं है, इजी है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे मीन से आप क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, अगर आप इनके फॉर्मूले आपको पता होगा, अर्थमेटिक मीन के 3 सीरीज़ है और मीडियन हो गया, मॉड हो गया, इनके आपको अगर फॉर्मूले पता है कि कैसे निकालते हैं तो हर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मॉड का 10 नंबर का आ सकता है, मीन डेविएशन का आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपने इस तरीके से करनी है कि क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। यूनिट 2 में जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके थोड़े से कंसेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं। 2 ही एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज आप 1 मिनट में कर लेंगे, उसमें क्या है तो वो करना है। चौथी यूनिट में भी 2 ही एक्सरसाइज है, 2 ही फॉर्मूले हैं। अगर आप 2 फॉर्मूले लगेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी आप इजीली पास हो जाएंगे। बस इतना सा था कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड में, इतना सा आपने पढ़ के जाना है। पर हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा सोच के मत जाइएगा कि फॉर्मूले पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। जब तक आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें खुद फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे 4th यूनिट है, जब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के एग्जाम के लिए आपको छुट्टियां होगी, ठीक है, 3-4 दिन की जो छुट्टियां होगी तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको पता लग जाए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला लगा के सॉल्व आंसर निकाल देना है, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही है। तो इतना सा ये 7 चैप्टर है और इतना सही करके जाना है, ठीक है। बाकी थ्योरी वाले में से क्या करना है, थ्योरी वाले आपको आ सकता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होती है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, हार्मोनिक मीन क्या होता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होती है, मॉड क्या होता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, मीन क्या होता है, उसकी डीमेरिट्स सॉरी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, रेंज क्या होती है, उसके आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके आपको ना थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। अब आपने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपने देखना है, ठीक है। टेलीग्राम पर सेंड कर दिए होंगे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि उनमें थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को भी रिवाइज करते हैं मैथ के, तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे। पिछले 5 साल के अगर आप एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो पढ़ के जाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी और ऐसे जो अनदर क्वेश्चन आते हैं, तब भी आप इजीली पास हो जाएंगे इस वाले सब्जेक्ट में,
ठीक है, BC फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना सही। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर अभी भी कोई मेरे से कोई कंसेप्ट मिस हो गया होगा, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है या इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को, टॉपिक को आप खुद कवर कर लीजिएगा। जितना मुझे मालूम था, कई बार हो जाता है वीडियो बनाते बनाते कोई टॉपिक मिस हो जाता है, तब वीडियो बनाने के बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आती है कि नहीं ये टॉपिक भी था, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। या अगर मुझे नहीं याद रहा तो आपने, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि औरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।